6 मार्च 2026 को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है जो कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। और इस आदेश के प्रभावी होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में या तो कोई फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड होने की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी या काफ़ी कम हो जाएंगी। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको ना पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं बात कर रहा था सेबी के 6 मार्च के आदेश की, लेकिन उस आदेश पर चर्चा करने के पहले मैं म्यूचुअल फंड को एक ब्रीफ करना चाहता हूं छोटे शब्दों में। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप होते हैं और इसके जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं इसके बेसिस कई होते हैं। सबसे पहला बेसिस है एसेट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, यानी जो आपके पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आपके पैसे किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट होंगे। और एसेट क्लास की यदि बातें कहें, ये दो ही एसेट क्लास होते हैं, इक्विटी और डेट। तो यदि आपके पैसे प्राइमरली इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होते हैं तो इस फंड को कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। और यदि आपके पैसे प्राइमरली बॉन्ड में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को कहते हैं हम डेट म्यूचुअल फंड। और इन दोनों का मिक्सर जो होता है, प्राइमरली ना डेट होता है ना इक्विटी होती है, दोनों ही में इन्वेस्टमेंट होता है। और इक्विटी या डेट का एक्सटेंट क्या होगा इसके हिसाब से हाइब्रिड के कई प्रकार होते हैं। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी का एलोकेशन 10% से लेकर 80% के बीच होता है। तो ये इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, ये तीन तरह के म्यूचुअल फंड हो गए एसेट के बेसिस, एसेट क्लास के बेसिस पे या एसेट एलोकेशन के बेसिस पे। अब दूसरा एक और तरीका, एक और बेसिस है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करने के समय क्या आपने किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया है। थर्ड पार्टी मीन्स कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर या और भी कुछ इस तरह के एजेंट हैं। यदि आपने किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया है और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस प्लान को बोलते हैं हम रेगुलर प्लान। और यदि आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के दौरान किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस नहीं लिया है और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस तरह के प्लान को बोलते हैं हम डायरेक्ट प्लान। तो निश्चित रूप से यदि आपने थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया हुआ है तो उसका रेमुनरेशन कुछ बनता होगा, और चूंकि रेमुनरेशन जो बनता है वो आप ही के पैसे में दिए जाएंगे। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड या इस तरह के प्लान में कि म्यूचुअल फंड स्कीम एक ही है लेकिन प्लान अलग अलग, रेगुलर और डायरेक्ट। और रेगुलर प्लान में आपके एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं और चूंकि एक्सपेंसेस रेशियो यदि अधिक होंगे तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न भी कम होंगे। और इसके कंपैरिजन में डायरेक्ट प्लान में चूंकि आपने थर्ड पार्टी का असिस्टेंस नहीं लिया हुआ है, आपने खुद ही सब कुछ किया है, तो इसमें एक्सपेंसेस रेशियो कम होंगे। और एक्सपेंसेस रेशियो कम होंगे तो रेगुलर प्लान की तुलना में इसका परफॉर्मेंस एक ही म्यूचुअल फंड में ये अलग होगा या अधिक होगा। दूसरा क्लास है, दूसरा बेसिस है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें एप्रिसिएशन होगा और उस एप्रिसिएशन को आप फिर उसमें री इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं या उस एप्रिसिएशन को आप विड्रॉ करना चाहते हैं। यदि आप उस एप्रिसिएशन को फिर से उसी में इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं तो इस तरह के ऑप्शन को हम ग्रोथ ऑप्शन बोलते हैं। और यदि आप डिविडेंड के फॉर्म में एप्रिसिएशन को विड्रॉ करते हैं तो इस तरह के म्यूचुअल फंड को हम IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान कहते हैं। एक और तरह का क्लास है कि जैसे आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट करने में डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे एक साथ 10-5 लाख हैं या आप सैलरी वाले हैं, चाहते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे हर महीने या हर वीक या हर फोर्टनाइट हम जमा करें। तो इस तरह से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP इन्वेस्ट। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली हर तरह का
इसमें प्रोविजंस दिए हुए थे। हालांकि ये सारी सुविधाएं हर तरह के हालांकि ये सारी सुविधाएं, जैसे मैंने डेली बताया, वीकली भी बताया, फोर्टनाइटली बताया, मंथली बताया, क्वार्टरली बताया, ये सारी तरह के जो इंस्टॉलमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर तरह के म्यूचुअल फंड में नहीं अवेलेबल है। आपको रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर जाना होगा और देखना होगा आपको वहाँ कि उस म्यूचुअल फंड में, उस एएमसी में कौन सा फ्रीक्वेंसी एसआईपी के लिए अवेलेबल है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। जो मैंने बताया था कि 6 मार्च 2026 को सेबी ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने यूनिट्स के डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में सेबी ने, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया से परामर्श करके एक निर्देश दिया और उस निर्देश में कहा गया है कि अब म्यूचुअल फंड फोलियो होल्डर अपने फोलियो को लॉक कर सकते हैं, यानी उनका डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, और जब वो चाहें उसको फिर अनफ्रीज कर सकते हैं, यानी अनलॉक कर सकते हैं। और जब तक ये लॉक रहेगा तब तक उसमें से कोई भी यूनिट्स ना तो ट्रांसफ़र हो पाएंगी और ना ही ये रिडीम हो पाएंगी। लेकिन ये सुविधा लेने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ लेकिन ये सुविधा लेने के लिए न ही ये यूनिट्स ट्रांसफ़र हो पाएंगी और न ही ये रिडीम हो पाएंगे। जब तक फोलियो होल्डर की अनुमति नहीं मिलेगी इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुविधा डीमेट और नॉन डीमेट, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो होल्ड करने के दो तरीके हैं। एक तरीके हैं जैसे इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं डीमेट फॉर्म में, और दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड को के यूनिट्स को होल्ड करने की वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में, वही उसकी होल्डिंग स्टेटमेंट होती है। यानी ये सुविधाएं डीमेट फॉर्म में यदि होल्ड किया हुआ हो या नॉन डीमेट फॉर्म में होल्ड किया गया हो, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स दोनों ही तरह की फोलियो में, दोनों तरह के यूनिट्स में ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रारंभ में ये सुविधा एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाएगी और आरटीए इसके फीचर्स को इनेबल करेगा, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फोलियो को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर पाए। तीसरी जरूरी बातें हैं कि ये उन्हीं म्यूचुअल फंड होल्डर्स को ये सुविधा मिलेगी, यानी आप फोलियो को फ्रीज कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं जो केवाईसी कंप्लायंट होंगे। जिनका केवाईसी कंप्लायंस नहीं होगा वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए। केवाईसी कंप्लायंट का मतलब कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रेस्पेक्टिव एएमसी या आरटीए के साथ अपडेटेड है। इसके लिए एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया जो है डिटेल्ड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क अपने वेबसाइट पे अपडेट करेगा और उसमें यह बताएगा कि एक कॉमन इन्वेस्टर इस सुविधा को लॉक या अनलॉक, यानी अपने फोलियो को लॉक या अनलॉक कैसे कर पाए और डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर इसको किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। एमएफआई अपने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में ये भी बताएगा कि जब फोलियो लॉक हो गया यानी अकाउंट फ्रीज हो गया, डेबिट फ्रीज हो गया। देखिए, डेबिट फ्रीज क्रेडिट फ्रीज अलग अलग है। डेबिट फ्रीज का मतलब उससे निकलेगा नहीं, लेकिन क्रेडिट फ्रीज का मतलब है कि क्रेडिट फ्रीज भी कर दिया तो जो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो यूनिट्स आपको अलॉट हो रही हैं या आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट नहीं हो पाएंगी। यहाँ केवल डेबिट फ्रीज की किया गया, तो कहा गया कि जो डेबिट फ्रीज के पीरियड में, तो एमएफआई ये भी बताएगा कि जब फोलियो डेबिट फ्रीज होगा या फ्रोजन होगा तो उस पीरियड में कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, कौन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे या होंगे, इसके बारे में वो जानकारी देगा। और ये सारी चीज़ें आरटीए और एएमसी अपने वेबसाइट पे डिटेल प्रोसीजर इसका अपडेट करेगा और ये सुविधाएं 30 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। थैंक यू।